पढ़ते हैं कि स्ट्रेंज क्यों है। पहला पॉइंट, इट टुक ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा समय किसमें लगा हमें, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में। दूसरी बात, ये लड़ाई के बिना किस चीज़ से हासिल किया गया, ओनली बाय द पैक्ट्स एंड द एग्रीमेंट्स, यानी संधि हो गई, समझौते हो गए उससे। अब इसमें तुम एक भी इंसान का रोल नहीं पढ़ोगे, मतलब इंसान तो है लेकिन ऐसे नहीं कि इन पर्टिकुलर कोई इंसान हो। तो तीसरी बात, इसमें कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं थी। और इसको थोड़ा सा जब खून खराबा कम हुआ होगा, डोमिनेशन तो चली, इसको क्या कहा जाता है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या यूनिफिकेशन। ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, इसमें बहुत लंबा समय लगा, पैक्ट और एग्रीमेंट से हासिल हुआ, कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं थी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। अब ब्रिटेन, इसको भी ध्यान से समझिएगा। ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन एक आइलैंड्स का ग्रुप था, इसमें तरह तरह के लोग रहते थे, जिसमें इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉटिश और आयरिश लोग थे। हर एक की क्या थी, अपनी अपनी अलग अलग कल्चर थी और अपने अपने ट्रेडिशंस थे। इसको आप क्या बना दीजिएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, कौन ताकतवर बनते जा रहे थे इंग्लिश में, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा थी उनके पास, वेल्थ थी, इम्पोर्टेंस थी और पावर थी। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने किससे कंट्रोल छीना, मोनार्की से, इन 1688, और बहुत लंबा झगड़ा चला था जिसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। फिर उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन से, इसमें वही पॉइंट है जो आपके इसमें यूनिफिकेशन में आएंगे, उन्होंने एक एक्ट साइन कराया 1707 में, जिसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन। इन्होंने किसके साथ जोड़ा अपने को, इंग्लैंड ने किसको जोड़ लिया, स्कॉटलैंड को। और इस पूरे को क्या कहा जाने लगा, इट वॉज कॉल्ड एज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। मीन्स एक तरीके से अब इंग्लैंड के साथ क्या जुड़ चुका था, स्कॉटलैंड जुड़ चुका था। ये हम बाद में स्टडी करते हैं उन्होंने स्कॉटलैंड में क्या क्या किया। इसके बाद आप 5th पॉइंट बनाइएगा इस वाले पैरा पर आकर, क्योंकि प्योरली अब हम किसको स्टडी कर रहे हैं, यूनिफिकेशन को। आयरलैंड में 2 तरह के लोग रहते थे, वहाँ पर कौन कौन थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। अब यहाँ पर इंग्लिशमैन ने किसका साथ दिया, प्रोटेस्टेंट्स का, और किस पे अपनी डोमिनेंस दिखा दी, कैथोलिक कंट्री पर। और लास्ट में आयरलैंड को उन्होंने ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ा 1801 में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 6th पॉइंट। यहाँ तक आपका क्या बन चुका है, यूके कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने 3 बड़े बदलाव किए, अपने झंडे को क्या बना दिया, ये आप 7th पॉइंट बना सकते हैं। अपने झंडे को क्या बनाया, यूनियन जैक। नेशनल एंथम क्या रहा, गॉड सेवर नोबल किंग। और कौन सी लैंग्वेज को उन्होंने प्रोमिनेंट बना दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो आयरलैंड का केस तो क्लियर है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये कीजिएगा, आयरलैंड में बस एक ही रिवोल्ट थी, जो किसने की थी, वुल्फ टाउन ने की थी, और इनकी आर्मी को क्या कहा जाता था, यूनाइटेड आयरिशमैन। दैट वाज डन इन 1798। एक बार हम इसके बीच में स्कॉटलैंड का भी केस समझ लेते हैं कि स्कॉटलैंड में एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब देखो, सबसे पहले स्टेप में इंग्लैंड ने अपना डोमिनेंस किस पर स्प्रेड कर दिया। अगर हम केस ले लेते हैं स्कॉटलैंड का, तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल चांस से आने के। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उन्होंने कौन से मेंबर्स को रखा, इंग्लिश मेंबर्स को। और उन्होंने जो उनकी आइडेंटिटी थी स्कॉटलैंड की, चाहे वो कल्चर की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, उन्हें क्रूरतापूर्वक कुचल दिया गया। दे वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। बहुत बुरी तरह से उन्हें क्या देखने के लिए मिला, रिप्रेशन। और जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, वो अपनी भाषा भी नहीं बोल सकते थे, दैट वाज द गैलिक लैंग्वेज। ना ही वो क्या कर सकते थे, अपनी नेशनल ड्रेसेस को पहन सकते थे। और 5th बना दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को कहाँ से निकाल दिया गया, उनकी होमलैंड से। तो ये पूरा हमारा केस कौन सा आ जाएगा, इट इज़ द केस ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पर पूरी की पूरी डोमिनेंस किसकी रही थी, इंग्लिशमैन की। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे पहुँच रहे हैं, इसको टुकड़ों में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द एलिग्री। जब कोई ऐसी चीज़ है, आप मेरी नाउन वाली वीडियो भी देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ना जिसको आप टच कर सकते हैं, ना सी कर सकते हैं, जो अपने सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते,
कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज है जैसे लालच, नफरत, आज़ादी, इसको आप किसी पर्सन या थिंग से दिखा देते हैं, किसी चीज़ से दिखा दे। जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा, हमारे देश में अंधा कानून कहा जाता है, उसको हमने किससे दिखा दिया? एक वुमेन से, जिसके हाथ में एक तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी है। इसके दो मीनिंग निकल कर आते हैं, एक तो लिटरल होता है असली में जो वो है, और अदर मीनिंग है सिंबॉलिक। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एलिगरी। अब हम इस पैरा पे स्टडी करेंगे कि जरूरत क्यों पड़ी एलिगरी की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिगरी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? आर्टिस्ट क्या करना चाह रहे थे इस पर्टिकुलर पीरियड में? पूरे नेशन को पर्सोनिफाई करना चाह रहे थे। वो पूरी कंट्री को किसकी तरह रिप्रेजेंट करना चाहते थे? द कंट्री शुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन्स। और उन्होंने नेशंस को किसकी तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया? जस्ट लाइक द फीमेल फिगर। ये कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी, और यही फीमेल क्या कहलाई? इट बिकेम द एलिगरी ऑफ द नेशन। एक चीज याद रखिएगा, इससे लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग डेवलप की गई थी? इट वॉज डन टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म एंड द पीपल कुड डेवलप सम सर्टेन लव फॉर देयर कंट्री। अब देखो, अगर आपको याद हो कुछ पिछले 9th क्लास का, तो बहुत सारी चीज़ें आई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमें एलिगरीज देखने के लिए मिली थी, जैसे लिबर्टी मिली थी, जस्टिस मिली थी, और रिपब्लिक देखने के लिए मिली। नेक्स्ट बात अगर याद करें तो यही देखो, इन्होंने बता दिया, लिबर्टी भी हमें देखने के लिए मिलती है। इसी तरह आर्टिस्ट ने क्या बनाई? बहुत सारी एलिगरीज बनाई। फ्रांस में इसका नाम याद कीजिएगा, फ्रांस में इसको क्या बोलते थे? इट वॉज क्राइसेंडेड मरायने। एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जो किस चीज को शो करता था? पीपल नेशन को। उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी थी, जैसे उनके पास रेड कैप दिखा सकते हैं, ट्राई कलर लिबरलिज्म है, रेड कैप आज़ादी है, पॉकेट एक क्या होता है हमारे पास? ब्रूच टाइप होता है, जो सम्मान देने के लिए लोगों को दिया जाता है, वो कॉकेड है, रिस्पेक्ट को शो करता है। इनकी स्टैच्यूज को कहाँ पर बना दिया गया? पब्लिक स्क्वायर्स पर बना दिया गया। साथ में इन्हें कहाँ पर बनाया गया? कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी, ताकि लोगों में कौन सी फीलिंग जनरेट की जा सके? नेशनलिज्म की। और जर्मनी में इनका नाम क्या पड़ा? इट बिकेम जर्मेनिया। जो एलिगरी किसकी बनी? जर्मन नेशन की। इन्हें किस चीज़ से दिखाया जाता है? ओक लीव्स है इनके पास, और ओक किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? हीरोइज्म को। अब आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको कुछ सिंबल्स क्लियर हो जाएंगे, एक एक करके समझते हैं। ब्रोकन चेन्स किस चीज़ को दिखाती थी? आज़ादी को। ईगल हमेशा किसको दिखाती है? स्ट्रेंथ को। ओक लीव्स हीरोइज्म को शो करता है। तलवार लड़ाई की तैयारी। अगर तलवार के चारों तरफ ऑलिव ब्रांच है तो पीस की तैयारी है। ट्राई कलर हमेशा लिबरलिज्म को शो करता है। रेज ऑफ राइजिंग सन बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड कहलाता है, जब नया समय शुरू होता है। ये भी देख सकते हैं। अभी एक दो सिंबल इसमें मेंशन नहीं किए गए थे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो टेबल में नहीं है। एक ही हमारे पास क्राउन है, और ये जो शाही है ये सेप्टर कहलाता था। ये दोनों ही किसको सिंबलाइज करते हैं? दे बोथ सिंबलाइज द रॉयल पावर। ये रॉयल पावर को सिंबलाइज कर देता है। ये हमारी फॉलन जर्मेनिया है। जब देश की हालत खराब होती थी तो ये फॉलन जर्मेनिया मिलेंगी, लेकिन जब ये देश की रक्षा कर रही हैं राइन की, तो इन्हें क्या कहा गया है? इट इज़ कॉल्ड टू बी द गार्डिंग जर्मेनिया। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट पैरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। इस पीरियड में ये हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म क्या बनता जा रहा था? एक छोटी सोच बनता जा रहा था। उसकी जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, और वो एक छोटी सोच बनता जा रहा था जिसके एंड्स लिमिटेड थे। अगर मैम को बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन देना है तो आपसे ये वाली लाइन पूछ सकती हैं कि कैसे नेशनलिज्म एक छोटी सोच बना। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इस समय क्या चल रहा था? सारे ग्रुप्स क्या थे? इनटॉलरेंट थे, एक दूसरे के लिए लड़ाई पर जाने के लिए तैयार। यानी हर ग्रुप चाहता था कि मैं डोमिनेंस दिखाऊं, और वो लड़ाई पर जाने के लिए तैयार था। जो बड़ी बड़ी यूरोपियन ताकतें थी
वो क्या कर रहे थे, अपने नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को पूरा कर रहे थे, लेकिन इसके लिए वो क्या चला रहे थे दूसरे देशों में, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म की अगली स्टेप होती है। कॉलोनियलिज्म का मतलब जब जैसे अंग्रेजों ने इंडिया को क्या बना लिया, अपनी कॉलोनी बनाया, प्लस जब उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट भी करना शुरू कर दिया, तो वो किस में चेंज हो जाता है, इट सर्टेनली चेंजेस टू इम्पीरियलिज्म। यानी देखो, 2 पॉइंट पहले क्लियर कीजिए। एक तो इस समय सारे ग्रुप्स क्या थे, लड़ाई पर जाने के लिए तैयार थे। दूसरी बात, बड़ी बड़ी ताकतें किस चीज़ को पूरा करने में लगी हुई थी, इम्पीरियलिस्टिक एम्स को। इसके बाद आपको लास्ट पैरा पर पहुंचना पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये उसी में ऐड कीजिएगा थर्ड पॉइंट की फॉर्म में। जब नेशनलिज्म किसके साथ जुड़ता जा रहा था, इम्पीरियलिज्म। और एक डिजास्टर आया था 1914 में, जिसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज द वर्ल्ड वॉर। इसको आप बना दीजिएगा अपना थर्ड पॉइंट। लेकिन अब जब इम्पीरियलिज्म स्टार्ट हुआ, तो जिन देशों को कंट्रोल में लिया गया था, वहाँ पर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट हुए, और वो किसकी डिमांड करने लगे, नेशन स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे। इसको बना दीजिएगा अपना। और देखो, आया इम्पीरियलिज्म, तो मूवमेंट कौन से स्टार्ट किया, एंटी इम्पीरियल। और इससे क्या हुआ, जब वो सब लोग मिलकर लड़े, तो उनके अंदर कौन सी फीलिंग आने लगी, नेशनलिज्म की। कौन सी फीलिंग आई, नेशनलिज्म। और जो कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे यूरोप में पॉपुलर हुआ, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट, इट नेचुरल एंड यूनिवर्सल। एक बार मैं यहीं पर आपको पॉइंट्स लिख के बताता हूँ। सबसे पहले तो सभी जो बड़ी ताकतें थी इंटॉलरेंट थी, वॉर पर जाने के लिए तैयार थी। दूसरा, वो अपने फ़ायदा उठा रही थी नेशनलिज्म के नाम पर, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर इम्पीरियलिज्म स्टार्ट किया कॉलोनियल पावर्स ने। और इससे हमारे पास क्या है, डिज़ास्टर है। लोगों को कौन से मूवमेंट स्टार्ट करने पड़े, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। उससे उनके अंदर कौन सी फीलिंग आई थी, नेशनलिज्म की। और पूरे के पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल बना, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन। चलिए, लास्ट में हमारे पास आएगा इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा क्या रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस समय हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, बल्कान्स के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। बल्कान एक बहुत बड़ी रीजन थी, जिसमें क्या क्या आता था, मॉडर्न डे रोमानिया आता था, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीग्रो। और इनके लोगों को क्या कहा जाता था, दे वर कंबाइंडली कॉल्ड एज द स्लेव्स। ये 1 मार्क्स में याद रखना है। दूसरी बात, ये पूरा इलाका किसके कंट्रोल में था, ऑटोमन एम्पायर के, जो मुस्लिम्स की एक सल्तनत थी। थर्ड पॉइंट, अब लोगों में कौन सी स्पिरिट आई, रोमांटिक नेशनलिज्म की। और इससे ये क्या रीज़न हुआ, इस रीजन का डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना फूटना स्टार्ट हो गया था, और सारा धमाकेदार रीजन बन चुकी थी। अब इन्होंने ऑटोमन एम्पायर्स ने खुद को क्या किया, मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। जैसे आपने पढ़ा भी था, इन्होंने सबने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को। लेकिन फिर भी ये लोग मॉडर्न नहीं बन पाए। अब एक एक करके जो बल्कान एरिया के रूलर्स थे, वो इनके कंट्रोल से अलग होते जा रहे थे। खुद को क्या घोषित कर दिया इन्होंने, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया कि हम सब आज़ाद हैं। ये 1 मार्क्स में याद दीजिएगा, या इसको पॉइंट भी बना सकते हैं। इन्होंने क्लेम किस चीज़ को रखा, नेशनैलिटी को, और हिस्ट्री को यूज़ किया कि एक समय हम क्या हुआ करते थे, वी वर इंडिपेंडेंट, और आपने हमें ज़बरदस्ती कब्जे में लिया है। तो ये क्या बन जाएंगे, आपके 5 पॉइंट बन जाएंगे। एक बार शुरू से देखिए, ये क्या थी, हमारी बहुत बड़ी रीजन थी। किसके कंट्रोल में थी, ऑटोमन एम्पायर के। कौन सी फीलिंग्स इंस्पायर्ड हुई, रोमांटिक नेशनलिज्म। कौन खुद को मॉडर्न नहीं बना पाए थे, ऑटोमन रूलर्स। एक एक करके कौन उनसे अलग हो गए थे, सारे के सारे नेशनलिस्ट। खुद को क्या घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंस। क्लेम किस चीज़ को दिया उन्होंने, वो 2 वर्ड याद रखिएगा, नेशनैलिटी को और हिस्ट्री को, कि आपने हमें ज़बरदस्ती कंट्रोल किया है। अब फाइनली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, इस पूरे का रिजल्ट क्या निकल कर आया वहाँ पर। ये हमारे पास क्या आएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा,
कौन सी वॉर स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पर? अब एक लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 1। अब जब अलग अलग देश आज़ाद हो गए तो वो क्या करना चाहते थे, अपनी आइडेंटिटी साबित करना चाहते थे, और यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए इस पूरी की पूरी रीजन में। दूसरा पॉइंट, हर बल्कान स्टेट क्या था, दूसरे से चिढ़ता था और दूसरे की टेरिटरीज को जीतना चाहता था किसी भी तरह से। यानी जो बल्कान रूलर्स थे उनकी लड़ाई आपस में ही चल रही थी। तीसरा मामला खराब कब हो गया, जब मैटर्स और कॉम्प्लिकेट कब हुए, जब बड़ी बड़ी ताकतें भी किसको कब्जे में करने के लिए पहुंच गई, बल्कान्स को। इस समय हर एक ताकत में क्या स्टार्ट हो गई, राइवलरी, ट्रेड के लिए, कॉलोनीज के लिए, नेवल और मिलिट्री माइट के लिए बल्कान्स पर। और ये राइवलरीज बढ़ती जा रही थी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। हर पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी क्या चाहता था, मेरा कंट्रोल ज़्यादा हो जाए और दूसरे का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाए। फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप इसको भी क्या बना सकते हैं, 6th पॉइंट। तो देखिए कितना खतरनाक रिजल्ट कराया निकल कर आया इन चीज़ों का। तो आप देखिए लगभग चैप्टर कंप्लीट है। सोर्सेज और पिक्चर्स हम आगे करेंगे।